को लगा दिया तो सीधा सा ये मतलब है कि उसकी हत्या की गई है। सीधी सी ये बात है कि जो भी दोषी है, जो इसमें दोषी है, 302 के तहत मुकदमा दर्ज हो। और सबसे पहले प्रथम हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। फर्स्ट स्टेप ये है कि हेलो नमस्कार। कहते हैं 1000 साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़े मुश्किल से चमन में होते हैं दीदावर पैदा। मैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज से बोल रहा हूँ और आज आपकी मुलाकात एक ऐसे युवा से करवा रहे हैं जिसका मैंने शेर में जिक्र किया है। पहाड़ के एक छोटे से गांव से वो आते हैं, पैदल स्कूल पढ़ते हैं, देहरादून आते हैं। उम्मीद थी कि नौकरी करेंगे, लेकिन इस शांत वादियों में जो भ्रष्टाचार का जलजला था, जब उन्होंने वो देखा तो इसके निराकरण में जुट गए। और आज उत्तराखंड में करप्शन के मामले में करीब 80-90 जो माफियाज हैं वो जेलों में हैं। और एक बात पहाड़ में प्रचलित थी कि बिना सिफारिश, बिना मंत्री के सिफारिश, बिना पैसों के नौकरी नहीं मिल सकती है। लेकिन इन्होंने उस जो बानगी लोगों की, जो लोगों के दिमाग में थी, उसको बदल कर आज लोग कहते हैं कि अगर मेहनत करोगे तो आपकी नौकरी लग सकती है और लग रही है। और ये तमाम चमत्कार किया गांव जौनसार बाबर के एक सीधे साधे लड़के ने, जो गांव से पढ़ने के लिए देहरादून आया था। वो है, आपने भी सुना होगा, बॉबी पंवार। बॉबी, कैसे हो? बहुत बढ़िया। आपने अभी एक शेर सुना, बड़े मुश्किल से चमन में होते हैं दीदावर पैदा। और आप ऐसे दीदावर थे जिनसे उम्मीद भी नहीं थी, आपको भी ये उम्मीद नहीं होगी कि ऐसा हो जाएगा। आप रहने वाले कहाँ के हो? पहले आपका ज़रा इंट्रोडक्शन लोगों को बताना चाहते हैं। देखिए, कहाँ के रहने वाले? मैं जौनसार बावर क्षेत्र से हूँ। वहाँ एक लाखा मंडल जगह पड़ती है। लाखा मंडल के बगल में ग्राम दत्रोटा मेरा गांव है। आपकी शिक्षा दीक्षा वहीं हुई? वहीं से मेरी शिक्षा हुई। पहले शिशु मंदिर में लाखा मंडल में हुई, फिर वहाँ बगल में एक मानधात पड़ता है जहाँ 6 से 8वीं तक की शिक्षा मैंने ग्रहण की, जहाँ मैं स्कूल घर से और स्कूल डेली 5-7 किलोमीटर एक तरफा पैदल जाते थे बस्ता लेकर। फिर उसके बाद 9 से 12 तक की शिक्षा हमारी लाखा मंडल में हुई। तो वो जब पूरा शिक्षा जो हमारी पूरी हुई तो इसके बाद हम देहरादून कॉलेज में, DAV कॉलेज में हमने एडमिशन लिया और यहाँ ग्रेजुएशन। ये बताइए, घर तो नॉर्मली होगा जैसे गरीब हमारे पहाड़ के सभी होते हैं, ऐसा ही घर होगा? बिल्कुल, हमारा जो है जो वही है। घर वालों को उम्मीद होगी कि आप देहरादून जाएंगे, पढ़ेंगे, नौकरी करेंगे और अपना घर बसाएंगे। लेकिन आपने एक ऐसी मुहिम छेड़ी है जिसमें मुझे लगता है आपने हज़ारों, क्या कई हज़ार लोगों को अपने खिलाफ़ खड़े कर दिए, जो माफियाज हैं, जो नक्कल में पूरा जीवन ही जिनका करप्शन में चलता था। कैसा ये मुहिम कैसी लग रही है आपको? और क्या आपको भय नहीं है? आपको धमकियाँ मिलती है? किस तरह का है? क्योंकि आपने करप्शन का बड़ा जाल के खिलाफ़ आप खड़े हुए हैं। देखिए, जब मैं इंटर में था तो उस दौरान मेरे पिताजी की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। तब मैं 18 साल का भी नहीं हुआ था और हमारे सर के ऊपर से पिताजी का साया चला जाता है। और मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, अपने माँ बाप का मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ और मेरे बाद 3 बहनें और 1 भाई। मतलब बड़ी जिम्मेदारी है। बड़ी जिम्मेदारी है। तो उस दौरान जब मैं इंटर कर रहा था तो मेरे साथ ऐसी घटना हुई। तो उसके बाद मेरा सिर्फ एक उद्देश्य था कि इंटर करके देहरादून जाऊंगा और तैयारी करूंगा और फ़िलहाल छोटी मोटी कोई नौकरी मिल जाए जिससे परिवार संभल जाए, और उसके बाद तैयारी करता रहूंगा और अच्छे जगह पर पहुंचकर अपने प्रदेश के लिए सेवा दूंगा। होता क्या है कि जब ये घटना हो जाती है तो मन बड़ा विचलित हो जाता है। मैं काफ़ी डिप्रेशन में चले जाता हूँ। पर जनवरी में ये घटना होती है और मार्च में हमारे इंटर के पेपर होते हैं। 2 जनवरी को एक्सीडेंट होते हैं मेरे फादर का और वो उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जब मैं देहरादून, ये मार्च में पेपर होते हैं, अप्रैल में पेपर होते हैं, उसके बाद जून जुलाई में जब रिज़ल्ट निकलता है उसमें मैंने देखा कि मेरे अच्छी खासी फर्स्ट डिवीज़न से मैं पास हुआ था। इंटरमीडिएट में फर्स्ट डिवीज़न से मैं पास हुआ और उसके बाद मैं पढ़ाई के लिए देहरादून आया। देहरादून में सिर्फ एक मकसद था कि कहीं
अपनी पढ़ाई भी करूं और एक पार्ट टाइम जॉब के तहत काम करूं, जिससे मेरा खर्चा भी निकल जाए और मैं देहरादून में गरीब परिवार से थे, जिम्मेदारी थी। उसके लिए मैंने कोशिशें भी की। उसके लिए ये कोशिश की कि देहरादून आकर मैंने एडमिशन डीएवी में डाल दिया और उसके साथ कोचिंग शुरू कर दी। और कोचिंग शुरू करने के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके बाद मैंने अपने जानने वालों से कहा कि कहीं किसी कंपनी में प्राइवेट जगह पर जॉब है, तो मैंने ऐसी कोशिश की थी और एक गार्ड के लिए मुझे जॉब मिली थी और मैं उस गार्ड की जॉब के लिए गया भी था। मैं ये मकसद था कि गार्ड की जॉब के साथ मैं पढ़ाई करूं, परंतु एक तो मैं उस दौरान 18 साल का हुआ ही था और जो गार्ड की जॉब थी वो रात की मुझे जॉब मिली थी और ऐसे जगह थी वो थोड़ा एक सुनसान एरिया था और मैं थोड़ा उस दौरान डरता था। भूत प्रेत की जो कहानियाँ पहाड़ों में सुनाई जाती हैं वो चीज़ें मेरे अंदर थी, तो मैं वो जॉब नहीं कर पाया। परंतु मुझे मेरे चाचा वगैरह ने, इन लोगों ने, सबने, मामा वगैरह ने सहयोग करा कि आप अभी पढ़िए, हम आपको पढ़ाएंगे, आपको जॉब ने कहा होगा लड़का फर्स्ट डिवीजन हुआ तो चलो। तो मैंने वो करके अपना कोचिंग शुरू कर दिए। मैं कॉलेज जाता था, कोचिंग जाता था और घर पे पढ़ाई करता था। यही सिलसिला जब चला, जब मैं लगातार पढ़ता रहा तो उस दौरान कोई वैकेंसी नहीं निकली। 1 साल बाद एक वैकेंसी निकलती है, वो चाहे शिक्षपाल की हो, वो चाहे बीपीडीओ की हो। हमने ये 2-3 पेपर दिए। उस दौरान जब हमने देखा कि इन परीक्षाओं में जो हमारे, देखो हम तो नए थे तैयारी में, परंतु पुराने भी जो तैयारी में थे और अच्छी तैयारी में थे, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, परंतु ऐसे लोगों का सिलेक्शन हो गया जिन लोगों ने, जो ट्रक ड्राइवरी कर रहे थे, जो जेसीबी चला रहे थे। हाँ। उन लोगों का जब सिलेक्शन हुआ तो हमने गाँव में प्रधानी कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, तो हमने देखा कि कुछ गड़बड़ी है। हाँ। और हमने जब उसकी जांच पड़ताल शुरू की या जब उसकी पता लगाने की कोशिश की तो हमारे संज्ञान में आया कि वास्तव में ऐसा जाल है और ये पूरे उत्तराखंड में फैला हुआ है। तो हमारा एक मनोबल टूट गया कि अगर ऐसा होता रहा और सीटें पैसों में बिकती रही तो एक गरीब व्यक्ति क्या करेगा? पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। गरीब व्यक्ति या तो फिर टॉप आना पड़ेगा उसको, जिससे उसकी सीटें ना कटी, और एक मिडिल स्तर का व्यक्ति या जो अंतिम पायदान में जो आता है वो कैसे जॉब पाए? तो इसके खिलाफ हमने सबसे पहले मुहिम शुरू की वैकेंसी निकालने को लेकर। जब त्रिवेंद्र रावत सरकार थी, 26 मार्च 2018 को एक भव्य रैली हुई, बहुत विशाल जन आक्रोश। हमने, मेरे अध्यक्षता में पहली रैली सचिवालय कूच किया गया और उस सचिवालय कूच में तकरीबन 5-7 हज़ार लोग थे। उस दौरान भी मैं ये मान सकता हूँ कि षड्यंत्रकारियों ने या वहाँ पर पथराव करवा दिया। ये अचानक हुआ या आपकी कोई ऐसी घटना आपके सामने हुई जिसको आपको बहुत बड़ा धक्का लगा, आपने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई? क्योंकि ऐसा होता है कि इतना बड़ा स्टेप, आपने लोगों से बात करी होगी। नहीं, लोगों से बात की और वैकेंसी नहीं निकल रही थी। सबसे बड़ी बात है, हम तैयारी में थे, वैकेंसी नहीं निकल रही थी। वैकेंसी निकलवाने के लिए पहले रैली करी गई और मेरी अध्यक्षता में 5-7 हज़ार लोग थे। तो वहाँ पर कुछ असामाजिक, आपने युवाओं को इकट्ठा किया? बिल्कुल, हमने एक संगठन बनाया जिसका मैं आज भी अध्यक्ष हूँ। बेरोजगार, मुझे अध्यक्ष उसका चुना गया, तो हमारे नेतृत्व में रैली हुई। तो बेरोजगार संघ जब बनाया गया तो पहली रैली में ही मैं कह रहा हूँ कुछ अराजक तत्वों ने या सरकार ने करवाया। वो 5-7 हज़ार की भीड़ थी। सचिवालय पहुँचते ही वहाँ पर पथराव करवा दिया, बड़ा फिर लाठीचार्ज हुई और हमारे कुछ 8-9 लोग एडमिट हुए। कुछ पुलिस के जवानों को भी वो पत्थर लगे। तो इस बीच में जब ये घटना हुई तो हम पे मुकदमे लाद दिए गए। जब मुकदमे लाद दिए गए तो हम थानों के और चौकियों के चक्कर काटने लग गए। फिर उसके बाद जब संगठन बनाया था तो हमारी जिम्मेदारी थी, कर्तव्य था कि संगठन में जो पद दिया उसका निर्वहन भी करना है। लगातार हम इसमें लगे। प्रदेश भर से हज़ारों लड़कों के, सैकड़ों लड़कों के फ़ोन आ जाते थे ऐसा करना है, तो हम मना नहीं कर पाते थे क्योंकि हमारा कर्तव्य था जिस पद को ले रखा उसका निर्वहन करना। तो ये जब सिलसिला चलता रहा, इस दौरान जो ये चीज़ें हुई, जो गलत आदमियों का सिलेक्शन होने लगे, इसके पीछे हमने अपनी टीम लगाई। हमें जब ये जानकारियाँ मिलने लगी तो हमने एक मुहिम शुरू कर दी। हम लोगों को जागरूक करने लगे कि आप पढ़ रहे हो, आप लाइब्रेरी में 12 घंटे दे रहे हो, कोचिंग में दे रहे हो, परंतु सिलेक्शन किसका हो रहा है। जब ये जागरूकता लाई तो एक यूनिटी बनी और उसके बाद ये युवाओं ने कहा कि हम शुरू करते हैं इस मुहिम को कि इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ना है। इसके विरुद्ध जब हम लड़े, हमने कई साक्ष्य दिए। ऐसी कंपनियां इन्होंने यहाँ लाई थी जो एमपी में ब्लैक लिस्टेड थी, व्यापम जैसे बड़े घोटाले जिन्होंने किए थे, यूपी में ब्लैक लिस्टेड थी। उसके खिलाफ जब हम लोगों ने आवाज़ उठाई तो हमारे लिए विधिक नोटिस आने लगे। आयोग बॉबी कुमार के लिए विधिक नोटिस भेजने लगे कि आप आयोग की छवि धूमिल कर रहे हो, सरकार की छवि धूमिल कर रहे हो। जबकि हुआ क्या कि जो उन एजेंसी ने जो पेपर करवाए थे, अंतिम में उन पेपरों को लास्ट में निरस्त करना पड़ा। मतलब सरकार की तरफ से इस पे मिट्टी डालने की कोशिश की गई, आपको दबाने की कोशिश की। सबसे पहले हमने 2020 में
फॉरेस्ट गार्ड का जो घोटाला हुआ था उसको उजागर किया था। उस दौरान हम सर्वे चौक पर टंकी पे 12 घंटे टंकी पर हम रहे कि इनको सज़ा हो। उसमें भी हाकम जैसे बड़े नाम आए, जो आज परीक्षा माफिया बोला जा रहा है। मुकेश सैनी जैसे बड़े नाम आए, जिन लोगों को सेटलमेंट करके सरकार ने जो नारसन में जो मंगलोर थाने में जो मुकदमा दर्ज था, उस मुकदमे को सेटल करके मुकदमा ही खारिज कर दिया और उनको रिहा कर दिया। इस पूरे कांड में कितने लोग अरेस्ट हुए थे? अब तक कितने ये अरेस्ट हुए? 2020 की बात कर रहा हूँ, ये उस दौरान की घटना थी। फिर उसके बाद हमने लगातार इस चीज़ को पकड़ा रखा कि गड़बड़ियाँ हैं। तो ये जब दोबारा ये बीपीडीओ वाला जो घोटाला खुला, उसमें तकरीबन 100 लोग अरेस्ट हो गए हैं। परंतु उसके बाद सरकार की कमज़ोर पैरवी के कारण या कमज़ोर जो एसआईटी और एसटीएफ है, उनके जो कमज़ोर पैरवी है, उसके कारण लगातार बहुत से लोग छूट रहे हैं। और बड़े बड़े परीक्षा माफिया, ये हमें तो ये सुनने में आया। आपको ये भी लगता है कि अगर इसमें ठीक से कार्रवाई हो तो कहीं तार बड़े लोगों तक न जाए? देखिए, हमारी तो यही मांग थी कि उत्तराखंड की जांच एजेंसियाँ हो, चाहे एसटीएफ हो, चाहे एसआईटी हो, उनका एक सीमित दायरा है। अगर प्रदेश का कोई पुलिस का बड़ा उच्च अधिकारी कोई सम्मिलित होगा, क्या सेक्रेटरी लेवल का हो, मंत्री लेवल का हो, डीजीपी लेवल का हो, क्या है, तो क्या एक जांचकर्ता जो सीईओ हो, एसपी हो या डीजीपी के हाथ तक क्या पड़े नहीं कर सकता, अधिकारी तक हाथ पहुंचा पाएगा? नहीं। अगर कोई विधायक शामिल हो, मंत्री शामिल हो, मुख्यमंत्री शामिल हो, क्या वहाँ तक हाथ पहुँचा पाएंगे? नहीं। इसलिए हमने इनसे कहा कि आप सीबीआई ले आइए, सीबीआई के अंडर में जांच करवाइए और हो सके तो कोर्ट की निगरानी में ये जांच हो। चलो, ये तो हुआ है, लेकिन लोगों में आपके संगठन ने, आपने ये विश्वास तो कायम किया। अब गाँव में लोग कहते हैं नहीं यार, मेहनत करोगे तो हो सकता है। बिल्कुल, मतलब ये बड़ा यू टर्न है। उसके बाद से ये हुआ कि जो व्यक्ति, जो बच्चे उम्मीद छोड़कर घर जा चुके थे, जो स्वरोजगार करने लगे थे, वो दोबारा लौटकर आए और तैयारी करने लगे। और उनमें से ही कई बच्चों का अभी जो दोबारा परीक्षा यूनिट में सिलेक्शन हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पारदर्शी, पूरी तरीके से पारदर्शिता आ गई है, लेकिन अभी लोक सेवा आयोग में कोई जांच नहीं हुई है। वहाँ पर जो गोपन और अति गोपन के अधिकारी वो पकड़े गए हैं, उसके बाद भी वहाँ जांच नहीं हुई है। वो एक अड्डा है सरकार का अपना डीएसपी और एसडीएम बनाने का। वो अड्डा है सचिवालय में कर्मचारियों को भरने का। वो अड्डा है प्रदेश के अंदर बड़े बड़े विभागों में अच्छे कर्मचारियों को भरने का। अच्छे मतलब कार्यशैली अपने लोगों को भरने का, ताकि उसके वहाँ पर जांच नहीं हुई। हम इसलिए कहते हैं कि अगर सीबीआई आ जाए, कांग्रेस के टाइम पे घोटाले हुए हैं, बीजेपी के टाइम पे घोटाले हो रहे हैं, जिसके टाइम पे हुए, जो दोषी है उनको सजा दो। यही हमारी डिमांड है और इसको लेकर आज भी 216 दिन हो गए और एकता बिहार में धरना कर रहे हैं। आपके पास इतने पुख्ता सोर्स होते हैं, क्या आपको कई अच्छे लोग होंगे, क्या आपको अंदर से भी सोर्स है वो मिलते हैं, जानकारी मिलती है इनकी? देखिए, अगर आप अच्छे के लिए लड़ोगे, अच्छे की लड़ाई लड़ोगे, तो अच्छे लोग साथ की लड़ाई लड़ोगे, जिस परिवेश में आप रहोगे उस परिवेश के लोग आपसे जुड़ेंगे। और सीधी सी बात है कि हमने जब ये मुहिम शुरू की है तो प्रदेश के अंदर कई अच्छे लोग हैं, कई ईमानदार लोग हैं। उन लोगों ने भी हमसे संपर्क किया, अच्छे लोगों का, उन लोगों ने भी हमारा मार्गदर्शन किया। और जब उन लोगों ने मार्गदर्शन किया तो हमारी और ऊर्जा दुगुनी हो गई और हम इस चीज़ को कर पाए। और अभी भी कोशिश कर रहे हैं, और भी हमने चीज़ें दी है। और प्रदेश में तो बैकडोर का जो इन्होंने सिस्टम बनाया है, जो सारी चीज़ें हुई है, सारी कंपनियां नोएडा, दिल्ली और मुंबई और यहाँ की है। हमारे लोगों की 15-15, 16-16 महीने की सैलरी नहीं दी है उन लोगों ने, पर उनके ऑफिस देहरादून में तक नहीं। अभी बागवानी पे मैकेंजी कंपनी, अमेरिकन कंपनी है, उसको एडवाइस के लिए बुलाया है, जबकि हमारे जो प्रगतिशील बागवान है उनको नहीं बुलाया। बिल्कुल, उनके नहीं पूछते। ये दुर्भाग्य है हमारा, जिसने इस प्रदेश में, इस पहाड़ में जन्म लिया है, जो जन्म से लेकर अपने इस एज तक पूरे पहाड़ को पढ़ चुका है, समझ चुका है, उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता। परंतु हमारी सरकार की मति भ्रष्ट है। हमारे सरकार को ये पता है कि अगर उस व्यक्ति को चुनेंगे तो खाने के दरवाजे बंद हो जाएंगे। अब ये बताइए, अभी आप दून मेडिकल कॉलेज में हैं और यहाँ आप रात से जुटे हुए हैं। आप, एक बेटी की डेथ हो गई है, उसके लिए आप यहाँ संघर्षरत है कि जो लापरवाह डॉक्टर उनको सज़ा मिले। बिल्कुल। और आप और जगह भी जो बाहर के करप्शन आते हैं, ये तो हर जगह करप्शन है। कैसे इन सबसे लड़ने का आपने एक रोड में बनाया है कि सबसे कैसे लड़ा जाए? देखिए, जब हम लड़ रहे हैं और हमारे इर्द गिर्द अच्छे लोग इकट्ठे हो गए हैं, उन लोगों ने हम पे विश्वास किया है, युवाओं ने विश्वास किया है, उन अभिभावकों ने विश्वास किया है। और आज कोई भी मुद्दा हो, सबसे पहले हमारे पास चीज़ें आती है तो हम कैसे उसे इग्नोर करते हैं।
एक उत्तराखंडी होने के नाते, भारत देश का नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हमारे पास कोई पीड़ित आए, कोई असहाय आए, तो मुद्दा कोई भी हो, मुद्दा ज़रूरी नहीं है कि बेरोजगारी का होगा, मुद्दा कोई मुद्दा करप्शन का, कोई भी भ्रष्टाचार का हो या जिससे वो पीड़ित है, कोई भी मुद्दा हो, हमारी जिम्मेदारी बनती है इंसानियत के नाते भी और एक उत्तराखंडी और भारत के नागरिक। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो बच्चे आज सड़क पे हैं, शोषण हो रहा है, उनके माँ बाप जब चुनाव होते हैं तो दारू और मुर्गे में वोट देते हैं? क्या आप इसके लिए भी अवेयर कर रहे हैं कि भैया तुम जिम्मेदार हो इनके लिए, क्योंकि तुमने ऐसे प्रतिनिधि चुने हैं जो करोड़ों रुपए खर्च करते हो तो करोड़ों रुपए बनाएंगे? क्या ऐसी मुहिम भी आप चला रहे हैं? बिल्कुल, हम साथ साथ ये जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं और ये फेलियर हम जनता का है। बिल्कुल, हम जनता का है कि 23 वर्षों से जिस उत्तराखंड की परिकल्पना जो की गई थी, उस परिकल्पना के अनुरूप कोई प्रदेश बना नहीं है। यहाँ बेरोजगारी को लेकर कहा था कि रोजगार मिलेगा, नहीं मिला, पलायन रुकेगा, नहीं रुका, स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक होगी, नहीं हुई, एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा, नहीं हुआ, अच्छे नेता आएंगे नहीं। पर यहाँ तो ये हुआ कि जिन्होंने प्रधान नहीं बनना था वो मुख्यमंत्री बन गए, जिन्होंने प्रधान नहीं बनना था विधायक मंत्री बन गए, ये फ़ायदा हुआ है। परंतु प्रदेश के लिए क्या फ़ायदा हुआ है? हमें पार्टी से प्यार नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है कि हमारा विचारधारा किसी पार्टी से मिलती हो, अच्छी बात है, अच्छे लोग लाने पड़ेंगे, पार्टी से प्यार नहीं करना पड़ेगा, अच्छे लोग लाने पड़ेंगे, उत्तराखंड से करना पड़ेगा, पार्टी को प्राथमिकता नहीं देनी पड़ेगी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हम अवेयर हर फील्ड में कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये हालत देख लो, जो चीज़ें हुई हैं, और अभी भी कितनी चीज़ें हमारे पास आ रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो उससे इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, हम तो उसको रख नहीं पा रहे, इतनी चीज़ें सामने आ रखी है। अब धीरे धीरे कोशिश है कि ये प्रयास है कि हम इसको कर पाए, लोगों को समझा पाए, तो यही हमारी सफलता होगी, यही हमारी जीत। ये बताइए बॉबी, मैंने भी दुनिया में, मैं जर्नलिस्ट रहा हूँ और मैंने दुनिया, जब आप जैसे लोग बाहर आते हैं और कईयों को मैंने देखा, उनको धमकियाँ मिलती है, उनको तरह तरह के प्रेशर डाले जाते हैं। क्या आपने इतने बड़े भ्रष्टाचार खिलाफ मुहिम चलाई है, लोगों को सजाएं हुई और माफिया थे, क्या आपको इस तरह के दबाव, प्रेशर, धमकियाँ या कुछ करने का ऐसा आज तक मिला है कभी? देखिए, कई सामाजिक दबाव आए, कई राजनीतिक दबाव आए, पर दबाव में वो दबेगा जिसकी जो कुछ चाहता हो। हमारा तो सिर्फ एक मकसद है कि व्यवस्था सुधरे, हमें उससे बड़ा डर मकसद नहीं है, मकसद पर हमें डर ये है कि जिन लोगों के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है, देखो हम व्यक्तिगत ऐसे नहीं डरते हैं, सामने कोई आएगा, चीज़ें उसका सामना करेंगे, परंतु जाने अनजाने में या गलत तरीके से कहीं पे वो इस तरह का कुछ ऐसा कर जाए जिससे हमें या हमारे साथियों को कुछ हो जाए, उसके लिए भी हमने 2-3 बार सरकार को लिखा है, पुलिस को लिखा है कि आप इस प्रकार की वहाँ धरना स्थल पर भी सुरक्षा व्यवस्था हमें मुहैया करवाएं। आपको आज तक, परंतु आज तक सिक्योरिटी नहीं मिली? बिल्कुल, आज तक कुछ नहीं मिला है। और हम ये चाहते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं वो तो निरंतर करते रहेंगे, और हमें ये भी पता है कि ज़िंदगी अगर मिली है तो अजर अमर कोई नहीं है, लेकिन एक दिन जाना है। परंतु हम ये भी कहते हैं कि जब हमारे संवैधानिक व्यवस्था में ये प्रक्रिया है कि जो इस प्रकार के जिसको खतरा होता है उन्हें अगर सुरक्षा मुहैया करवाई जाए तो कर देनी चाहिए थी, परंतु सरकार किस उद्देश्य से नहीं कर रही है, किस मकसद से नहीं कर रही है, हमें नहीं पता। परंतु मैं ये कह रहा हूँ, सरकार के इतने काले कारनामे हमारे पास है कि अगर लोग उसे देखेंगे, और लोगों को हमने बार बार दिखाया भी कैसा भ्रष्टाचार मशीनों खरीदने में हो रहा है, कैसा भ्रष्टाचार टेंडरों में हो रहा है, कैसा भ्रष्टाचार और चीज़ों में हो रहा है, वो काली करतूतें, काले कारनामे सारे काम खोल रहे हैं और लगातार खोलते जाएंगे, लड़ाई जारी है, लगातार खोलते जाएंगे। तो जब ये चीज़ें करनी थी तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का कोई फ़ायदा नहीं है, सरकार चुनने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बड़े उसके साथ ये एक लाइन कहना चाहूँगा कि हमारे अगर वो महापुरुष जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, फांसी चढ़े थे, चाहे भगत सिंह जी हो, महात्मा गांधी जी हो, सुभाष चंद्र जी हो, वो लोग अगर देख रहे होंगे, उनकी आत्माएं अगर देख रही होंगी, उन लोगों ने, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कभी नहीं सोचा होगा जिस संविधान को बना रहे हैं उस संविधान के खिलाफ हमें आंदोलन करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने द्वारा चुनी गई सरकार के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा, कहने का मकसद ये है। तो अगर ये है तो संविधान का कोई फ़ायदा नहीं है। आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ भी हो रहे थे जब संविधान भी नहीं था। पहाड़ में इसके बाद जो है जब से राज्य बना
पलायन और तेज़ी से हुआ है। मुझे लगता है पूरे हिमालयी राज्यों में अकेला उत्तराखंड है जहाँ भूता गाँव हो गए, 0 जी। है ना। तो इसके लिए क्या सिर्फ सरकारी नौकरी 2% है, 98% आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, या प्राइवेट होंगे तो आपके पास स्किल नहीं है, आप MA की डिग्री लेके कौन से आपको नौकरी मिलेगी, आपको फैक्ट्री में भी नहीं मिल सकती है। इसके लिए क्या आपके पास कोई रोड मैप है, किस तरह का होना चाहिए? मैं वही कहना चाहूँगा कि देखिए, जो एक तो पलायन है कि देश की तरक्की के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए हो रहा, वो अच्छी बात है, परंतु जैसा आपने कहा कि अपनी तरक्की के लिए डिग्रियां लेकर देहरादून आना, हल्द्वानी आना, श्रीनगर 5-10 हज़ार की नौकरी, दिल्ली मुंबई चले जाना, वो बड़ा एक हमारे सामने एक चुनौती है। उस चुनौती से कैसा निपटा जाए? हमने देखा कि उत्तराखंड में सिडकुल तो है, बड़ी कंपनी आपने नीचे तराई क्षेत्र में लगा दी। हमारे पास ऐसी वन संपदा है जिससे हम लाखों लोगों को रोजगार से जोड़ सकते हैं। ऐसी कंपनियां हैं जैसे अगर आप हमारे स्कूलों में जैसे पहले कृषि, बागवानी, हॉर्टिकल्चर ये सब्जेक्ट लगा दें बिल्कुल, तो बच्चा जब तक 12वीं में जाएगा तब तक वो घर में कुछ ना कुछ कर रहा होगा। वही कह रहा हूँ, जैसे जो एजुकेशन है, जो एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें 9 से आप कर दीजिए जिस फील्ड में जिस बच्चे की रुचि है, एग्रीकल्चर में है या टेक्निकल में है या किसी सेना में है, जो उसकी रुचि है उसके तहत उसको स्पेशलिस्ट उसको घोषित कर दीजिए, तब से वो पढ़ाना शुरू कर दीजिए। उसके बाद इतना ही नहीं होगा, ये होगा कि हमारे पास अथाह प्राकृतिक संसाधन है उत्तराखंड में, इको टूरिज्म है, बिल्कुल है, होम स्टे है, सारी ये जो सब्जेक्ट उसको बना दीजिए। और बोतल का पानी हरियाणा से भर के यहाँ बेचने के लिए आ रहा है। आप पवित्र नदियाँ वहाँ से हमारे पास ऐसे सोर्स हैं जिसमें मेडिसिनल कंटेंट है। हम तो पूरे देश के साथ साथ विदेशों तक ये इस चीज़ को भेज सकते हैं। तो क्या ये सिस्टम, ये कंपनियां, ये मैन्युफैक्चरिंग हमारे पहाड़ों में नहीं हो सकती? हो सकती है। जो 5-10 हज़ार की नौकरी करने यहाँ आ रहा है, 5-7 हज़ार अगर गांव में उसे मिल जाए, उससे बढ़िया क्या हो? जड़ी बूटियों की खेती है, एक छोटे से खेत में लाखों रुपए कमा सकते हैं। बिल्कुल है, कमा रहे हैं। और जो आजकल जो नई तकनीकी जो कृषि क्षेत्र में आई है, औद्योगिक क्रांति जो आई है, टेक्नोलॉजी जो आई है, बिल्कुल उसके तहत हम कर सकते हैं। उसके बाद वन संपदा इतनी बड़ी है, उसके तहत देखिए जो वन संपदा से रिलेटेड जो कारखाने हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, चाहे वो गत्ता फैक्ट्री हो, चाहे फर्नीचर फैक्ट्री, 50 चीज़ें वो नीचे लगी हुई। पहाड़ों में लगाओ जहाँ उसका रॉ मटेरियल है, जहाँ कच्चा माल है। IT के हैं, बिल्कुल आप IT के हब बना सकते हैं ये दुनिया में। पर्यटन के लिए इतना अच्छा क्षेत्र है, आस्था का एक ऐसा केंद्र है जहाँ पर लाखों लोगों को इस आस्था के यूज़ में हम रोजगार से जोड़ सकते हैं। अब निवेश की बात आएगी तो पहाड़ की ज़मीनें ले ली जाएंगी, लोग रोएंगे। नहीं, देखिए निवेश की बात भी 2 तरीके से आती है। अगर आस्था वाला जो आप वो पूरा मॉडल तैयार करोगे, निवेश का क्या मतलब है? स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हम भी कहते हैं, आप अगर मॉडल तैयार करोगे कि यहाँ पर स्वरोजगार, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर वाला है, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दीजिए। आप ट्रेनिंग सेंटर खोलिए वहाँ। आप टूरिज्म वाले पर अगर फोकस करोगे, टूरिज्म में स्थानीय लोगों को रखिए, क्या समस्या है? कंपनियाँ क्यों आप स्पेशलिस्ट रख लीजिए, परंतु उसके नीचे जो सारा स्थानीय को दीजिए। मैं कहता हूँ पलायन, रोजगार की समस्या समाप्त हो जाएगी। क्या आप इस तरह के मॉडल भी बना के, ताकि पब्लिक को ये आए कि हाँ यार, देखिए ऐसे मॉडल भी आप देना चाहेंगे पब्लिक के बीच में? हमारे सामने ये बड़ी चुनौती है कि किस प्रकार से उत्तराखंड को सुरक्षित किया जाए, संरक्षित किया जाए। इसके लिए हम काम कर रहे हैं और काम चल रहा है। जिस दिन हमारा ये पूरा मॉडल तैयार हो जाएगा, उस दिन जनता के सामने हम जरूर रखेंगे कि इस प्रकार से हम उत्तराखंड की दशा दिशा को बदल सकते हैं। जिस दिन हम जनता के सामने रखेंगे, जनता एक्सेप्ट करेगी तो ठीक है। क्या आपको उम्मीद लगता है कि जो हमारा कल्चर है, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, वो भी कर्ज लेके नेता खर्च करते हैं, हमें मालूम है, क्या ये बदल सकता है? क्या आपको क्या लगता है? देखिए, कल्चर जो हमारा अपना कल्चर है वो बहुत रिच कल्चर है। अगर मैं अपने क्षेत्र की बात, पॉलिटिकली बिल्कुल डोमिनेट हो गया, पॉलिटिकली जो हो गया है, वो एक तरीके से पहले आज़ादी से पहले जो राजशाही हुआ करते थे, राजा का बेटा राजा होगा, आज ये प्रचलन भारत की राजनीति में, उत्तराखंड की राजनीति में चल पड़ा है। आज नेता का बेटा ही नेता बनाने की कोशिश हो रही है और हुई है, और कोशिशें जो करी गई है उसमें वो नेता सफल हुए हैं। इस कल्चर को समझना पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ कि एक गरीब से गरीब का बेटे के अंदर अगर क्षमता है, योग्यता है, टैलेंट है, तो अगर वो नेतृत्व कर सकता है, अच्छा नेतृत्व करता है, तो उसको मौका मिलना चाहिए। राजनीति गलत चीज़ नहीं है, राजनीति सबको, राजनीति से ही बदलता है, किया गया। बिल्कुल। तो मैं वही कहना चाहता हूँ, अच्छे लोग राजनीति में आए, अच्छे लोग आए,
पार्टी से कोई वो नहीं है, बिल्कुल। पार्टी कोई भी चलेगी, पार्टी कोई गलत नहीं होती है, पर पार्टी के अंदर अगर गलत लोग होंगे तो पार्टी गलत हो जाती है। चलिए बॉबी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत उम्मीद करते हैं आपके साथ युवा जुड़ें, सही रास्ते पर उत्तराखंड जाए, ताकि उत्तराखंड वो उत्तराखंड बने जिसको वास्तव में लोग देवभूमि कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।